हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेम पे। तो हम इसमें मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अब से आपको कंटिन्यूसली एक एक करके जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, मैं क्लास 10 पहले कवर करूँगा और उसके जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके चार चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, मैं उन चैप्टर्स को एक एक करके कम्प्लीटली कवर करूँगा। तो जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। हम इसको एक बार थोड़ा सा पूरा देखेंगे चैप्टर को आराम से करके। 2-4 लेक्चर्स में इसको हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है आज का, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं हमारे इस चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं हमें, या हम सबसे पहले देख लेते हैं एक केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमें देखना है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। हमें इन्हीं दोनों चीज़ों को पूरा डिटेल से देखना है, या इन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सबको एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए ये कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू कंपाउंड्स और केमिकल्स आर फॉर्म्ड एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चेंज्ड। ओके, द प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substance is formed which is entirely different from constituting material। ओके, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर लीजिए, डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होती हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस या एक नया केमिकल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे एकदम डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर इसको एग्जांपल से हम समझना चाहें तो हम देखते हैं, जैसे हमारी एक रिएक्शन लिखते हैं H2 + O2 और हमें क्या मिल गया 2H2O। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा H2 है ये क्या होता है, ये हमारा कंबस्टिबल गैस है, ये फ्लेमेबल होता है। ठीक है, इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस है। और जो O2 है, ऑक्सीजन है, ये कंबशन को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स कंबशन, इट सपोर्ट्स कंबशन। लेकिन अब इन दोनों के मिलने से जो हमें नया प्रोडक्ट मिल रहा है H2O, ये क्या करता है, इट पुट्स ऑफ फायर, इट पुट्स ऑफ फायर, ये आग को बुझा देता है। तो देखिए अब यहाँ पे
हाइड्रोजन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब यही होता है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो एकदम डिफरेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, वो जिस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है वो उससे एकदम हट करके होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया H2 और O2 को, जो हमने मिलाया तो H2 क्या है, कंबस्टिबल गैस है, O2 हमारा कंबशन को सपोर्ट करता है, लेकिन जो H2O है ये आपको बुझा देता है, इट पुट्स ऑफ फायर। अगर इसी की जगह पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक Na मेटल ले लिया हमने, एक Cl2 गैस ले ली हमने, ठीक है, और फिर जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, NaCl मिला। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा ये सोडियम होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है हमारा। जो हमारा सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जो क्लोरीन है इसकी एक पंजेंट सी स्मेल होती है, एक यूनिक स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल और या एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो NaCl है ये हमारा टेबल सॉल्ट होता है, ये हम फूड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर हम नमक नहीं यूज़ करेंगे तो अब देखो यहाँ पे NaCl की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से तुरंत रिएक्शन शो करता है। और क्लोरीन हमारी टॉक्सिक है, पंजेंट स्मेल शो करती है, लेकिन उसी की जगह पे जब इन दोनों चीज़ों से मिलकर के NaCl बन रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट हो जा रही हैं। तो ये थे हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल। तो अगर पूछा जाए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो डिफरेंट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से या कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसी में जो अगली चीज़ आती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ये तो था हमारा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस के लिए हम ये बोल सकते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल, द method of representing a chemical equation with the help of representing a chemical reaction with the help of numbers and formula of the substance with the help of number, or you can say symbols, with the help of symbols and formula of the substance involved in it, substance involved in it is called as chemical equation, ठीक है। तो इसमें ये हो गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये एक मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, किसका, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, किसकी हेल्प से, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से। सिंबल का मतलब कि अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का सिंबल क्या होगा, अगर हम बोले आयरन सल्फेट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या कॉपर सल्फेट है तो उसका फॉर्मूला। जैसे अगर हम बात करें, अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारे पास दो वर्ड्स आ गए हैं, एक सिंबल और एक फार्मूला। एक सिंबल आ गया, एक फार्मूला आ गया। व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज फार्मूला। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, ओके। तो द सिंबल ऑफ कॉपर विल बी, सिंबल ऑफ कॉपर
Cu and the symbol for sulfate, symbol of sulfate group SO4 2-। ओके, तो कॉपर के लिए सिंबल हमारा Cu हो गया, सल्फेट के लिए सिंबल SO4 हो गया, ये हमारे सिंबल हो गए। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसके लिए हो जाएगा CuSO4, ठीक है। CuSO4, ठीक। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट के लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये सिंबल हो गए हमारे और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर हम अभी कोई रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो इनकी हेल्प से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो अगर हम बात करें सिंपल एग्जांपल जो हमने लिया है अभी तक, हम बात करते हैं H2 + O2 गिव्स 2H2। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, वाटर का फॉर्मूला मिल गया, है ना। तो यही चीज़ होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला की हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तभी इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो हमने ये दो चीज़ें देख ली, एक हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया और हमने एक केमिकल इक्वेशन देख लिया, हमने ये दो चीज़ें देख ली। अब हमारे चैप्टर में इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जैसे हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, अब देखेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके की ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं। उससे पहले हम एक चीज़ ये जानेंगे कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कोई रिएक्शन है तो वो केमिकल रिएक्शन है। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ मेथड्स बताए जाते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं कि हाउ डू वी नो दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है ना। तो इसको भी अगर देखने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो हाउ डू वी नो दैट, how do we know that it is a chemical reaction or not, ठीक। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। तो जो सबसे पहले होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। सबसे पहले देखा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम देखते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं इसको। Zn + H2SO4, Zn + H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ZnSO4 + H2, है ना। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे Zn हमारा मेटल है, उसने एसिड से रिएक्ट किया, ZnSO4 मिल गया और H2 हमें यहाँ पे गैस की तरह से मिल गया। अब ये एरो इसलिए लगाया जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रही है, उससे रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन में। तो एक तो मेथड ये हो गया कि अगर कहीं पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है, दूसरा मेथड होता है, वो ये देख सकते हैं हम। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। अब अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन की तरह कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, इसी वजह से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki + लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, है ना, लेड नाइट्रेट। और इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें मिल गया KNO3 प्लस क्या बचा हमारा PbI प्लस PbI। तो जो ये PbI होगा हमारा, इसको थोड़ा सा PbI2, है ना। अब जो ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, हम इसको बैलेंस कर लेंगे।
तो जो ये हमारा PbI2 होगा ये हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। अब देखिए जब हम अपवर्ड एरो लगाएंगे इसका मतलब गैस इवॉल्व हो रही है, और जब हम डाउनवर्ड एरो लगाएंगे इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो गई है। किसका एग्जाम्पल है ये? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड क्या हो गया? चेंज। और इसके अलावा और जो कुछ मेथड्स होते हैं जैसे देखेंगे चेंज इन कलर, है ना। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन कलर। तीसरा है चेंज इन कलर। चौथा है, इसी में एक तो चेंज इन कलर हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। ओके। तो जो सबसे पहला है हमारा चेंज इन कलर, इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसके लिए एग्जांपल ये लिया जा सकता है जैसे हमारा कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये क्या होता है? ये ब्लू कलर का होता है। ओके। जब इसकी रिएक्शन होती है, ये जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम कराते हैं आयरन से, अगर हम करा देते हैं प्लस Fe, क्या बनता है? FeSO4। ठीक। और क्या बनेगा यहाँ पे? Cu निकल जाएगा, है ना। तो जो ये FeSO4 होता है ये ग्रीन कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पे कलर क्या हुआ? यहाँ पे ब्लू कलर से ग्रीन कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ ना। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं हाँ यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके लिए क्या देख सकते हैं? इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम H2O में मिलाएं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम H2O मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक। अब ये जो होता है हमारा लाइम होता है, ठीक है। अब जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें बहुत ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो हम वहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे हाँ टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी अमाउंट में हमें हीट भी मिलेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब फॉर्मेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट में क्या हो सकता है? अगर हम HCl गैस को NH3 गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NH4Cl के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, है ना। जब हम HCl गैस की रिएक्शन अमोनिया गैस से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जब चेंज इन स्टेट हम कह रहे हैं तो केमिकल चेंज, तो अगर आइस से, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बोला चेंज इन स्टेट, तो हमारा गैसियस से क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो इसको मैंने केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि जैसे आइस है हमारी, है ना, आइस क्या है? सॉलिड है। इसने क्या किया? इसको थोड़ा सा हीट मिली और ये वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना आइस हमारी। ये क्या है? लिक्विड स्टेट है। ठीक। अब लिक्विड स्टेट है तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं ना सॉलिड से लिक्विड चली गई, तो यहाँ पे ये केमिकल चेंज क्यों नहीं बोला गया? यहाँ पे केमिकल चेंज इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि जो कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये जो आइस है हमारी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। ये भाई वाटर है, इसका अगर आइस का हम फार्मूला देखें, अगर हम जो आइस में वाटर उसका फार्मूला देखें तो H2O है। अब वो लिक्विड फॉर्म में चला गया तब भी तो H2O ही रहा, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसी की जगह यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक एसिड है, ये हमारा दूसरा कंपाउंड है, दोनों मिल गए तो यहाँ पर कुछ अलग बन गया। तो केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे एकदम हट करके नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन आइस और वाटर में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कुछ नया नहीं बन रहा है। इस वजह से आइस टू वाटर जो होगा इसको केमिकल चेंज में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी या कुछ मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इतना हमने देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कवर करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें हैं, बैलेंस रिएक्शंस हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, हम उनको एक एक करके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक के लिए, तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।